लास्ट टाइम हमने ये स्टार्ट किया था डायमेंशन नहीं 4.4 चल रहा था यार, 4.4 चल रहा था, खत्म नहीं हुआ था 4.4। नहीं मेरे ख्याल है आप सही कह रहे हैं, 4.5 ही था, वो हमने डायमेंशंस करनी थी। सॉरी, जी लास्ट टाइम यही था, मतलब वी हैव ए डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस, और दैट सिंपली मीन्स के नंबर ऑफ वेक्टर्स इन ए बेसिस इज कॉल्ड डायमेंशन। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ये जो है ये जो आपके पास ये जो R3 है ना, R3 की बेसिस एक हमें पता है, वो ये है बेसिस 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है जी, तो इसके अंदर कितने वेक्टर्स हैं? इस बेसिस में 3 वेक्टर्स हैं, लिहाजा R3 का डायमेंशन वही 3 है, जो हम बहुत पहले से भी जानते हैं, राइट? ठीक है, ओके, ऑलराइट, यहां से हमने आज स्टार्ट लेना है। थ्री, अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ से स्टार्ट लेना है। ओके, देखिए आपको मैंने मेरे ख्याल काफी पहले भी बताया था कि कोई भी वेक्टर स्पेस है तो उसकी 2 सब स्पेसेस तो हमेशा होती हैं, राइट? ठीक है, पहले तो वही देख लेते हैं। एक सब स्पेस होती है जो कि सिर्फ 0 वेक्टर पर होती है, राइट? तो अब जाहिर है अगर 0 डायमेंशनल सब स्पेस कहेंगे ना आप R3 की, इसका मतलब इसकी कोई बेसिस नहीं होगी, इसलिए कि जब 0 डायमेंशनल है तो सिर्फ एक ही वेक्टर होगा, वो 0 0 होगा, और 0 वेक्टर हमेशा क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। तो इस केस में बेसिस तो नहीं होती, मगर डायमेंशन फिर भी होता है। डायमेंशन 0 पता क्यों कहेंगे? आप इसको 2 तरीकों से देख सकते हैं। एक तो ये है कि चूंकि 0 ही वेक्टर है लिहाजा डायमेंशन 0 होगी, लेकिन फर्क ये है कि वो 0 वेक्टर है, ये 0 स्केलर है। और दूसरा आप इस तरह से देखें कि डायमेंशन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ वेक्टर्स इन ए बेसिस। तो मैथमेटिकली तो बेसिस है ही नहीं कोई, लेकिन अगर आप बेसिस कहना भी चाह रहे हैं तो आप कहें बेसिस में, आप कहते हैं ना बेसिस में कुछ नहीं है, तो उसको आप कहें बेसिस में 0 वेक्टर है, तो लिहाजा अब 0 बन गया, क्या बन गया? डायमेंशन। ठीक है, अच्छा पहले मैं तीसरी डिस्कस कर लूँ ना। ये जो तीसरे मतलब एक मैंने कहा था ना कि एक वो खुद होता है और एक 0 वेक्टर होता है, तो R3 इटसेल्फ भी सब स्पेस है अपनी। अच्छा वो जनरेट कैसे होगी? वो इस तरह जनरेट होगी कि कोई से भी आप 3 वेक्टर्स ले लें जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अभी मैंने लिखा था ना R3, पिछले स्लाइड में ये लिखा था ना 1 0 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो ये 3 वेक्टर्स अगर आप ले लें तो ये R3 जनरेट कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि यही 3 लें, आप कोई से भी 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर ले लें तो उसका जो स्पैन होगा वो क्या होगा? R3 होगा, राइट? तो ये 2 केसेस तो हमेशा होते हैं, ट्रिवियल एंड इटसेल्फ। अब बाकी दरमियान के 2 देखते हैं, बात किसकी कर रहे हैं हम? R3 की। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं कि ये कैसे होता है। 1 डायमेंशनल सब स्पेसेस जो है ना वो कैसे जनरेट होती है? वो इस तरह जनरेट होती हैं कि आप कोई एक वेक्टर ले लें V, जो क्या हो? नॉन जीरो। क्या हो? नॉन जीरो हो। मिसाल के तौर पर ये वाला वेक्टर ले लिया हमने,
ये वाला क्या है, वी है। अब इसके सारे मल्टीपल जो है ना, सारे मल्टीपल वो एक लाइन के ऊपर आ जाएंगे, और यही तो स्पैन कहलाएगा किसका, वी का। तो ये सारे के सारे वेक्टर जो हैं तो R3 में, लेकिन ये एक वेक्टर से जनरेट हो रहे हैं, तो इसकी बेसिस में क्या है, ओनली वन वेक्टर। तो लिहाजा ये वाली जो वेक्टर स्पेस है ना, एक वेक्टर से जनरेट होगी इसका स्पैन, ये कहलाएगी वन डायमेंशनल सब स्पेस। क्या कहलाएगी, वन डायमेंशनल सब स्पेस। ठीक है। अच्छा, अगर आप दो इंडिपेंडेंट वेक्टर ले लें, दो, मिसाल के तौर पर ये वाली सिचुएशन ले लेते हैं, एक आप वेक्टर आपका ये है, एक वेक्टर आपका ये है। अब इन दोनों का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ना इस u एंड v का, वो ये पूरा बन जाएगा, पूरा प्लेन बन जाएगा। लेकिन प्लेन किस में होगा, ये R3 में होगा। किसमें होगा, R3 में होगा। तो टू डायमेंशनल स्पेसेस क्या होती हैं, ये दो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का स्पैन होती हैं, बस खत्म। यही चार कहानी है। अच्छा, इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा है। मिसाल के तौर पर ये वन डायमेंशनल है ना, क्या हो गया, चलो अब सही हो गया, ठीक है, गुड। ये जो आपका वन डायमेंशनल है ना, इसमें वैरायटीज बहुत हैं। मिसाल के तौर पर ये जो लिखा है ना v, अगर आप v को ले लें 100, तो पूरा x एक्सिस बन जाएगा वन डायमेंशनल स्पेस। अगर आप v को ले लें 010, तो पूरा y एक्सिस बन जाएगा वन डायमेंशनल स्पेस। और अगर उसको ले लें 001, तो पूरा z एक्सिस बन जाएगा। ठीक है, होगा वन डायमेंशनल, इसलिए एक वेक्टर जनरेट कर रहा है। इसी तरीके से टू डायमेंशनल स्पेसेस में अगर आप एक वेक्टर ले लें E1, दूसरा ले लें E2, तो ये एक्स वाई प्लेन जो है ना बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टू डायमेंशनल एक्स वाई प्लेन। ये ना, ये आपका एक्स एक्सिस है ना, यही तो E1 से मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये दूसरा वाई है, ये E2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर यहाँ पे जेड ले लें आप, जेड एक्सिस, तो ये E3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आप यही दो वेक्टर ले लें E2 एंड E3, तो कौन सा सब स्पेस जनरेट होगा, वाई जेड प्लेन। क्या होगा, वाई जेड प्लेन। ये वाला प्लेन से जनरेट होगा, एक्स जेड प्लेन, E1 और E3 से। और E1 और E2 से कौन सा जनरेट होगा, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, बस ये कहानी है सारी। ऑलराइट, अब ये थ्योरम में ये कहती है कि देखिए इसकी बात कर रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर दीज सब स्पेसेस आर, सही कह रहा आपने, वेरी गुड। वही जो आपने कहा, लाइन, दीज सब स्पेसेस आर लाइंस। हाँ, प्लेन, वेरी गुड, सही कह रहे हैं आप, प्लेन्स, बिल्कुल सही है। एक में लाइंस आ गया, दूसरे में प्लेन्स आ गया। ठीक। अच्छा, अब इस थ्योरम को देखते हैं। देखिए, थ्योरम सिर्फ इतनी सी बात कर रही है कि आपके पास एक स्पेस है जिसको हम वेक्टर स्पेस कह रहे हैं, और एक सब स्पेस है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एच का नाम दे रहे हैं। ठीक है जनाब। अब इसमें अगर आप दो तीन इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ले लें एच में, ठीक है, तो पहली तो बात यह है कि ये जो तीन वेक्टर्स हैं, जरूरी नहीं है एच को जनरेट करें, हो सकता है ये एच का एक सबसेट जनरेट कर रहे हो, राइट। लेकिन अगर ये तीन वेक्टर एच जनरेट कर रहे हैं, तो फिर इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो वी को भी जनरेट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप कोई से भी दो तीन वेक्टर ले रहे हैं ना एच में, तो उसमें अगर आप सफिशिएंट नंबर आप इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ऐड कर दें, तो यू एंड अप विद द बेसिस ऑफ वी। यही लिखा हुआ है ना, लेट एच बी ए सब स्पेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, एनी लीनियर इंडिपेंडेंट सेट इन एच कैन बी एक्सपेंडेड इफ नेसेसरी टू ए बेसिस फॉर एच। बल्कि ये एच ही की बात कर रहा है। ओके, अगर एच फाइनाइट डायमेंशनल है, तो फिर एच का डायमेंशन जो है अपने पेरेंट के डायमेंशन से कम होगा या इक्वल होगा। अच्छा, इक्वल जब होगा जब एच असल में वी ही है। देखिए ना, एच जो है ना, वो वी का प्रॉपर सबसेट भी हो सकती है और इम्प्रॉपर भी हो सकती है। तो अगर एच वी है, तो फिर ये प्रॉपर सेट नहीं है, कौन सा है, इम्प्रॉपर। उस केस में दोनों की डायमेंशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, वी की भी और एच की भी। मेरे ख्याल है कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये रही एग्जांपल्स। ओके,
राइट सर, देखें इसमें गौर से देखिएगा क्या हो क्या रहा है। आपने ये दो वेक्टर लिए, कौन से लिए, एक वेक्टर ये लिया, एक वेक्टर ये लिया, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी इसकी पिक्चर आपको बताता हूँ, इसकी पिक्चर क्या बनेगी। इसकी पिक्चर देखिए इस तरह से बनेगी। आप इसको कह लें x1 एक्सिस, इसको कह लें x2 एक्सिस, और इसको कह लें x3 एक्सिस, ठीक है जनाब। तीन एक्सिस आ गए। 1 0 0 ये वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है, कौन सा है ये, 1 0 0, ठीक है। और ये जो 1 1 0 है, ये पता क्या होगा, ये वाला वेक्टर होगा। आप एक यूनिट इधर जाएंगे और फिर एक यूनिट इधर आएंगे, बस रुक जाएंगे। ये वाला जो वेक्टर है ना, ये वाला, ये है 1 1 0, ठीक है। अब मजे की बात है कि इन दोनों को अगर आप देखें तो ये जो h बन रहा है ना, वो यही बन रहा है। क्या बन रहा है, x1 x3 प्लेन बन रहा है। h क्या बन रहा है, x1 x3 प्लेन। इसलिए कि ये जो दो वेक्टर है ना, 1 0 0 और 1 1 0, ये इसी प्लेन में है ना। कौन से प्लेन में, x1 x3। देखिए x1 x3 में हर वो वेक्टर होगा जिसका, मैं ख्याल थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, नहीं गड़बड़ कर दी है, इसलिए गड़बड़ कर दी है, वो x3 के जो है ना नीचे चला गया ना x3। मैं इसको दोबारा पिक्चर बनाता हूँ। ये चले, ये रॉन्ग है, इसको मैं इरेज नहीं करता ताकि आपको पता चले क्या चीज रॉन्ग है, ठीक है। अब मैं सही पिक्चर बनाता हूँ। x1 x2 x3, तो पहला वाला तो सही वेक्टर बनाया था मैंने। ये वाला कौन सा वेक्टर था भाई, x1 के अलोंग 1 यूनिट, बाकी 2 0। लेकिन दूसरा सही नहीं बनाया था, इसलिए कि x1 1 1 का मतलब है 1 यूनिट इधर जाना है और 1 यूनिट इधर जाना है। तो ये वाला वेक्टर जो है ना, ये आपका जो है ये 1 1 0 है, ठीक है। और ये वाला क्या था, 1 0 0। तो हमारा जो h है ना, वो x1 x3 प्लेन नहीं है। h जो है वो ये वाला प्लेन है। कौन सा प्लेन है, x1 x2 प्लेन है। दिस इज अवर h है। हाँ, पुराने जमाने में इसको xy कहते थे। ठीक है, तो ये मेरा ख्याल है मैं ये जो लेफ्ट वाली कहानी है इसको जरा मिटा दूंगा, वो रॉन्ग थी। बोलो बोलो, क्या चीज, एक मिनट, एक 0 0 1 तो यहाँ कोई है ही नहीं। आप ऐसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं जो है ही नहीं। 1 1 0 है। अच्छा, अब असल में आइडिया पता है क्या है, आइडिया ये है कि ये दो वेक्टर जो है ना h को जनरेट कर रहे हैं। h का मतलब है यहाँ पर x1 x2 प्लेन। अब हमें इसी h में एक वेक्टर और डालना है जो पूरे R3 को जनरेट कर दे, पूरे R3 को। तो वो पता है क्या होता है, ये दो इंडिपेंडेंट है ना, तो एक तीसरा वेक्टर ऐसा डालें जो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ना हो। वो सबसे अच्छा ये 0 0 1, यानी बेसिकली अब आपने ये वाला वेक्टर भी डाल दिया, 0 0 1 यही होगा ना, x भी 0 y भी 0 1। अब ये तीन वेक्टर मिलकर कौन से वाले, 1 0 0 1 1 0 0 0 1, ये जो है ना, ये किसकी बेसिस बन जाएंगे, R3। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर एक सब स्पेस की बेसिस है तो उसमें नेसेसरी वेक्टर डाल के उस बेसिस को एक्सटेंड कर देंगे, बेसिस ऑफ पेरेंट। यहाँ पे पेरेंट क्या था आपका, R3 था, और इसमें एक्सटेंशन कौन सी की है, 0 0 1। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, इसके अलावा और आप क्या क्या ऐड कर सकते हो कि वो नया सेट भी बेसिस हो। नहीं, कोई भी का मतलब है कि बस ख्याल ये रखना कि थर्ड कंपोनेंट नॉन जीरो, बाकी ऊपर कुछ भी लिख दें आप, सारे के सारे क्वालिफाई करेंगे, राइट। मतलब है अच्छा, जरूरी नहीं 1 भी लिखें, 4 लिख दें, 3 लिख दें, मतलब है थर्ड कंपोनेंट नॉन जीरो हो, फर्स्ट कंपोनेंट कुछ भी हो। तो मेरा मतलब है कि आप इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं, किससे, ए बी सी, लेकिन शर्त लगा दें कि सी क्या है, वो जीरो नहीं है, बाकी ऊपर वाले भले होते रहें। तो ये सारे के सारे जो कलेक्शन है ना, ये सब के सब क्या होंगी, बेसिस होंगे। ठीक है जी, ऑलराइट, चलते हैं अगली स्लाइड पे। ऑलराइट, ओके। अच्छा, ये जो थ्योरम है ना,
ये बेसिकली अच्छा हाँ देखें, ये बेसिस थ्योरम बड़ी इंटरेस्टिंग है। हमने सबसे पहले क्या डिफाइन किया था? सबसे पहले हमने डिफाइन किया था बेसिस, ठीक है। बेसिस की डेफिनेशन पता है ना, दो चीजें होती हैं, एक तो ये कि ये इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा क्या होता है कि ये जनरेट कर देता है पूरी स्पेस को, यानी ये स्पैनिंग भी होता है और ये इंडिपेंडेंट भी होता है, तो वो बेसिस बन जाती है। फिर उसके बाद हमने डायमेंशन का मतलब एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था कि नंबर ऑफ वेक्टर्स इन ए बेसिस ए डायमेंशन। अब हम आर्गुमेंट रिवर्स कर रहे हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी वेक्टर स्पेस है, फर्ज कर लें 10 डायमेंशनल है, तो फिर एनी सेट ऑफ वेक्टर्स which has 10 in it and independent will automatically be a basis। समझ गए ना, उल्टा आर्गुमेंट हो गया। पहले तो ये था ना कि भाई बेसिस ढूंढो, फिर उसके वेक्टर्स गिनो, वो डिक्लेयर कर दो डायमेंशन। अब उल्टा हो गया, अगर डायमेंशन पता है तो आप कोई से भी, जैसे मैंने कहा ना कि अगर डायमेंशन उसका 10 है तो एनी 10 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स विल फॉर्म द बेसिस। और फिर ये भी होगा कि अगर कोई स्पैनिंग सेट जो है, कोई स्पैनिंग सेट अगर जनरेट कर रहा है किसको, 10 को, तो उसमें 10 से कम नहीं होंगे। इसलिए कि स्पैनिंग का तो मतलब ये होता है ना, इंडिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। डिपेंडेंट भी हो सकता है, तो 11-12 तो हो सकते हैं, लेकिन 9 नहीं हो सकते। लेकिन ये इंफॉर्मेशन जो है ना, इसके लिए बेसिक क्या है कि हमें डायमेंशन पहले से पता है। अब इस थ्योरम को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट कर लेते हैं कि एक पी डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है हमारे पास, तो एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ एग्जैक्टली पी वेक्टर्स इज ऑटोमेटिकली बेसिस। तो जो मैंने बताया ना, any set of exactly p vectors that span v is also a basis। यानी दोनों चीजें देखें, ऊपर तो हमने ये कहा है ना इंडिपेंडेंट, लेकिन नीचे हमने सिर्फ ये कहा है कि अगर कोई भी p वेक्टर्स जो है ना उसको जनरेट कर रहे हैं जिसका डायमेंशन p है, तो वो दे हैव टू बी इंडिपेंडेंट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि साहब 10 से कम जो है ना उसको कर दें। फर्क समझ में आ रहा है ना, पहले पार्ट का और दूसरे पार्ट का, बल्कि 3 पार्ट हैं। डायमेंशन तो गिवन है ना, ठीक है। फिर हम दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी इंडिपेंडेंट सेट होगा ना पी वेक्टर्स का, तो वो बेसिस हो जाएगी। तीसरे पार्ट में हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई सेट है पी वेक्टर्स का, अभी हम बात नहीं कर रहे डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो जनरेट कर रहा है, तो वो भी फिर क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा, यानी वो भी क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अच्छा जनाब, जरा इसको देखते हैं, इस एग्जाम्पल जरा केयरफुली देखिएगा। हमने क्या क्या कहना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं यहाँ पे 3 वेक्टर्स हैं हमारे पास। हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है वो P2 है, याद है ना P2। P2 का मतलब क्या होता है, हाँ सही कह रहे हो, ये मतलब इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉलिनोमियल्स व्हिच आर एट मोस्ट डिग्री 2। ओके, अब हमें पता है कि इसकी डायमेंशन 3 है, हमें पता है ना इसकी डायमेंशन क्या है, 3 है। अच्छा जनाब, अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स दिए जाएं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, तो वो खुद ब खुद बेसिस बन जाएंगे, सही है ना। इसलिए कि हमें डायमेंशन पता है। अब इसने ये 3 वेक्टर्स दिए हैं, 1 2 और 3, पॉलिनोमियल्स हैं बेसिकली। अब कहता है कि साहब शो करो कि ये बेसिस फॉर्म का है। हमें सिर्फ ये शो करना है कि ये वेक्टर्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट के लिए हमें पता है ना कि हम इनको ट्रांसलेट करके R3 में ले जाएंगे, यानी इनके कोऑर्डिनेट वेक्टर। तो उसके लिए हमेशा बेसिस क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड 1 t n t स्क्वायर। तो ये जो पहला t है, इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर्स ये हो जाएगा ना 0 1 0। क्यों हो जाएगा, इसलिए कि ये जो है ना, इसको अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं, इसको 1 से करूं और इसको 0 से करूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, t आ जाएगा ना। तो लिहाजा 0 1 0 क्या हो गए, पहले वेक्टर का, पहले पॉलिनोमियल का कोऑर्डिनेट वेक्टर हो गया। अच्छा, दूसरा कैसे जनरेट होगा, 1 - 1, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं -1 से करूंगा, उसको मैं वही 0 रखूंगा। तो ये दूसरे का क्या आ गया, वेक्टर आ गया। कौन सा वेक्टर आ गया, कोऑर्डिनेट वेक्टर, जो R3 में है। और आखिरी वाले में क्या करूंगा कि ये 1 होगा, ये 1 होगा और ये क्या होगा, -1। तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने सिर्फ ये देखना है कि ये जो 3 वेक्टर्स है ना, कौन से 3 वेक्टर्स, 0 1 0 1 -1 0 1 1 -1। हमें ये देखना है कि ये तीनों इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो एक तरीका तो वो देसी तरीका है कि साहब
दो एट ए टाइम देख लो एक दूसरे के मल्टीपल हैं या नहीं है, तो नहीं है। लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका है वो मैंने आपको बताया था ना, क्या था कि इसको आप रिड्यूस इकोलन फॉर्म में ले जाएं, इसमें ले जाएं, रिड्यूस इकोलन फॉर्म में ले जाएं, या वहां तक ले जाएं जहां तक आपको यकीन हो कि इसके अंदर एग्जैक्टली 3 पिवट हैं। तो अगर 3 पिवट हैं तो फिर ये क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे वेक्टर। तो क्या करूं, इंटरचेंज कर दूं ना पहले आप फर्स्ट एंड सेकंड को, क्या हो जाएगा 1 -1 1 0 1 1 0 0 -1। ये देखें यहीं पे काम हो गया बस इसका एक स्टेप में, ये इकोलन फॉर्म आ गई, हर रो में पिवट है। इसका मतलब है वो एक जो थ्योरम चल रही है बड़ी मशहूर MIT, उसकी और सारी बुलेट्स भी ट्रू हो गई। उसमें एक बुलेट्स ये भी है कि वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट, ये 3 वेक्टर्स क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। लिहाजा अच्छा ये जो इसने काम किया ना 2 लाइनों में, ये वही कर रहा है इंडिपेंडेंसी, लेकिन ये दूसरे तरीके से शो कर रहा है कि ये वेक्टर्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट है। ओके, तो कोऑर्डिनेट वेक्टर्स अगर इंडिपेंडेंट हैं तो ओरिजिनल वेक्टर्स भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। ओरिजिनल वेक्टर्स क्या हैं, ये हैं। तो डायमेंशन 3 में अगर 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिल जाएं तो वो बेसिस फॉर्म कर, यही बस है, बेसिस फॉर्म कर। ठीक है जी, ओके चलें आगे। हो गया जनाब, राइट। तो यहां तक हमने कर लिया, ठीक है, ये डन कर लिया। ओके, अब हम देखते हैं हमारे पास ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट सब स्पेसेस हैं, कौन कौन सी, कॉल ए और नल ए। और इसकी आपने काफी प्रैक्टिस भी की है। प्रैक्टिस इसमें की है कि इनकी बेसिस तक हम पहुंच गए थे कि हमने कॉल ए की बेसिस भी निकाल ली थी, नल ए की भी। आज हम बस एक एक्स्ट्रा चीज देख रहे हैं। कौन सी चीज देख रहे हैं, डायमेंशन। ठीक है, चलें देख लेते हैं। फर्ज कर लेंगे आपके पास ये ए है हमारा, हमें कॉल ए की डायमेंशन लेनी है और नल ए की डायमेंशन लेनी है। ठीक है, हम क्या करेंगे भाई, हम सिंपल ये काम करेंगे ना, कॉल ए के लिए आप ये मैट्रिक्स लिखेंगे और इसको रो इकोलन फॉर्म में ले जाएंगे, राइट, बल्कि रिड्यूस इकोलन फॉर्म। अब यहां से आपको पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है कि ये वाला वेक्टर्स और ये वाला वेक्टर ये डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है, नहीं यहाँ पे फ्री फ्री की तो कोई बात ही नहीं हो रही। अभी हम नल की तरफ थोड़ी गए, अभी तो हम कॉल में हैं। नॉन पिवट एलिमेंट्स जो है ना, नॉन पिवट कॉलम्स आर डिपेंडेंट। नजर भी आ रहा है, ये देखें ये वाला वेक्टर जो है ये इसका ट्वाइस है ना, जो बी में नजर आ रहा है ना, इसको मैं बी मैट्रिक्स कहूंगा। ये ए है, जो बी में नजर आ रहा है वही ए में नजर आता है। सेकंड वेक्टर जो है ना 2 4, वो 1 2 का मल्टीपल है। अच्छा, इसी तरीके से ये जो आखिरी वेक्टर है ना, ये 4 0 1 0 का है, तो ये भी मल्टीपल है 4 8 1 2 का। तो असल में ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर ये डिपेंडेंट है। तो बाकी क्या रह गया आपके पास, ये रह गया 1 2 और 3 7। तो जनाब ये बेसिस हो गई कॉल ए की। क्या बेसिस हो गई, 1 2 एंड 3 7। अच्छा, जब एक दफा आपने कर लिया ना तो वेरिफिकेशन बहुत आसान है। आपने यहां से नतीजा निकाला था ना कौन सा पिवट है और कौन सा नॉन पिवट कॉलम है। तो पिवट कॉलम जो थे वो क्या थे, फर्स्ट एंड थर्ड थे ना, तो हमने फर्स्ट एंड थर्ड लिख दिया। अब आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्यों नहीं लिखा। नजर आ रहा है 2 4 1 2 का मल्टीपल है, ये क्यों नहीं लिखा, ये भी उसी का मल्टीपल है, राइट। और ये सब पता कहां से चला है, वो यहां से पता चला है। ठीक है, तो आइडिया हम बी से लेते हैं, अप्लाई ए पे करते हैं फॉर कॉल ए। लेकिन यहां से एक और आइडिया भी आप पता चल जाएगा, इसकी जो डायमेंशन है ना, नहीं डायमेंशन अभी नल पे तो गई नहीं है, नल पे भी चले जाएंगे, अभी कॉल पे रुके हुए। डायमेंशन ऑफ कॉल ए क्या है, 2 है। और ये जो 2 है ना, बस ये समझ लें ये क्या है, ये क्या है, पिवट कॉलम्स हैं। दीज आर दी पिवट कॉलम्स बेसिकली। अच्छा, ये एग्जांपल जरा थोड़ी सी मिसलीडिंग भी हो सकती है। आप ये कह सकते हैं सर 2 तो नॉन पिवट कॉलम्स भी हैं, लेकिन ये असल में क्या होता है, पिवट कॉलम्स ही की काउंटिंग होती है।
आगे कहीं जाके अगर 2 पिवट कॉलम्स हैं और 3 नॉन पिवट कॉलम्स हैं तो ये तो पिवट कॉलम के हिसाब से चलेगा, सही है। अच्छा मजे की बात पता बताऊं आपको, मैं पहले इसको डिलीट, ये तो समझ गए ना आप, ये 1 2 और 3 7 क्या है, ये बेसिस है और डायमेंशन क्या है इसकी 2 है, इसलिए कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं। और अगर आप पिवट कॉलम के हिसाब से देखें तो ओरिजिनल मैट्रिक्स के अंदर फाइनल वर्जन में 2 ही पिवट कॉलम्स आए हैं। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, नल ए की तरफ। नल ए के लिए पता क्या करते हैं, आप यही काम करते हैं जो आपने ए के साथ किया है, लेकिन अब आप इसको क्या सोचेंगे, अब ये जो है ना आप इसको इस तरह से सोचेंगे कि ये चीज जो है ना असल में अगर आप नल की बात करते हैं ना तो आप एक जीरो वेक्टर रखते हैं, कहा राइट साइड पे जीरो वेक्टर रखते हैं ना और उसको रो ऑपरेशन करते हैं। यहां पहुंच गए, यहां से अब मुझे बताएं कि ये रो और ये रो कौन सी 2 इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है। नल ए की बात हो रही है अब। इन 2 के बारे में क्या इरशाद है, ये कौन से वेरिएबल्स हैं, 2 और 4 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इसका मतलब इसका सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, इसका सोल्यूशन हम इस तरीके से लिखेंगे, किसकी बात हो रही है, बार बार जोर दे रहा हूं, नल ए की। इसका सोल्यूशन हम इस तरह से लिखेंगे, x इज इक्वल टू x1 x2 x3 x4, ठीक है ना। और फिर आगे जाके क्या लिखेंगे हम, नहीं हम पहले पता क्या करेंगे, जो फ्री वेरिएबल है ना उसको पहले एज इट इज कॉपी कर देते हैं, फ्री वेरिएबल को एज इट इज कॉपी कर देते हैं, और जो नॉन फ्री वेरिएबल है वो इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल लिखेंगे आप। तो अच्छा इसमें देखिए एक मसला हो गया, मसला पता है क्या हो गया है, जब हम नल की बात सॉरी कॉल की बात करते हैं ना तो हम एकोलोन फॉर्म से सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं नल की तो हमें रिड्यूस एकोलोन पे जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है, रिड्यूस एकोलोन पे। तो हम मेरा ख्याल है इसमें एक स्टेप और करना होगा, मैंने जरा जल्दी कर दी, तो जल्दी से बताओ कि इसमें एक स्टेप और क्या किया जाए। ये जो मैट्रिक्स लिखी है ना 1 2 3 4 एंड 0 0 1 0, एक स्टेप और बताओ इसमें क्या करें। -3 करके सेकंड रो को -3 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड कर देंगे ना, रिड्यूस एकोलोन फॉर्म में जाने के लिए। तो ये चीज क्या हो जाएगी, मतलब फर्क कोई नहीं पड़ेगा, 1 2 3 4 के बजाय 1 2 0 4 हो जाएगा, बस ये होगा, राइट, ठीक है ना। इसका मतलब है ये चीज गायब हो जाएगी यहां से, क्लियर हो गया ना। बाकी सही सही है, बाकी सब ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि x3 तो आपने नीचे नजर आ रहा है ना, x3 तो 0 है, नीचे लग दिया मैंने। अब x1 की वैल्यू बताओ ना इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल, तो नजर आ रहा है ऊपर से -2x2 -4x4 -2x2 -4x4। उसके बाद आपको पता है क्या करते हैं, याद है ना क्या करते हैं उसके बाद, उसके बाद हम ये करते हैं जो फ्री वेरिएबल्स है ना उनको सेपरेट करते हैं। तो अगर मैं x2 को बाहर ले लूं तो बाकी क्या बचेगा पीछे, और अगर x4 को मैं बाहर ले लूं तो पीछे क्या बचेगा, जल्दी बताओ। हाँ आप बोलते जाओ, x2 कॉमन लिया तो क्या आएगा, -2, नहीं -2 1 0 0, और उस तरफ क्या आएगा, -4 0 0 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 वेक्टर्स आए हैं ना -2 1 0 0 और -4 0 0 1, ये पूरे नल स्पेस को जनरेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पूरे नल स्पेस को जनरेट कर रहे हैं। अच्छा मजे की बात है, ये कितने वेक्टर्स हैं, 2 हैं। अब जरा थोड़ा और पीछे चलते हैं, ये 2 क्या थे, फ्री वेरिएबल्स भी 2 थे। थोड़ा और पीछे चलते हैं, 2 फ्री वेरिएबल्स इसलिए आए कि 2 नॉन पिवट कॉलम है। फ्री वेरिएबल्स हमेशा किसके साथ होते हैं, नॉन पिवट कॉलम्स के साथ। इसका मतलब है कि यहीं पे मैं लिख दूं ना, डायमेंशन ऑफ नल ए इज इक्वल टू 2,
लेकिन ऊपर वाला 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पिवट कॉलम्स को, नंबर ऑफ पिवट कॉलम्स। और नीचे वाला 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉन पिवट कॉलम्स को। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, राइट? कॉल का डायमेंशन पिवट कॉलम्स के हिसाब से चलता है और नल का डायमेंशन नॉन पिवट कॉलम्स के हिसाब से चलता है। अच्छा, यही जो चीज मैंने यहां पर की है ना, मेरे ख्याल यही सारा काम उसने आगे किया। अच्छा, पहले यहां तो लिख दूं यार, इसकी बेसिस क्या आई थी? 1 2 और 3 7 आई थी ना कॉल की। अच्छा, और जरा नल की बेसिस भी बता दो। यहां पे लिखता हूं मैं नल की बेसिस। बेसिस ऑफ नल ए। बताओ मैं पहला वेक्टर कौन सा है नल ए का? -2 1 0 0। और दूसरा क्या है? -4 0 0 1। बिल्कुल सही है ना। अच्छा, आपने देखा कि कॉल में और नल में मैंने बार बार जोर देता हूं, बहुत सारी चीजें कॉमन है। मतलब रेड्यू इक्वलोन फॉर्म तक तो बिल्कुल कॉमन चल रहा है ना। इक्वलोन से सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है किसके बारे में? कॉल ए की बेसिस भी पता चल जाती है और डायमेंशन भी। अच्छा, मजे की बात है, नल के बारे में भी तकरीबन 80% इंफॉर्मेशन आ जाती है। इसलिए आ जाती है कि जब हम इक्वलोन फॉर्म पे जाते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि कितने नॉन पिवट कॉलम्स हैं, यानी डायमेंशन भी पता चल जाती है किसकी? नल ए की। लेकिन एक्चुअल बेसिस के लिए हमें रिड्यूस इक्वलोन फॉर्म पे जाना पड़ता है। वहां से फिर हमें क्या होता है? फ्री वेरिएबल्स एक तरफ आ जाते हैं और नॉन फ्री दूसरी तरफ। तो ये जो सारी कैलकुलेशन यहाँ पे की है ना, मोस्ट प्रोबेबली ये आपको अगली स्लाइड्स में मिल जाएगी। ठीक है, अगली स्लाइड्स में यही चीज है। देख लेते हैं भाई अगली स्लाइड्स में क्या कर रहा है ये। अच्छा, ठीक है। ओके, ओके जी। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो कैलकुलेशन मैं कर चुका हूँ वो यही है सारी, एक ही है ना अभी हमने सारी की सारी कैलकुलेशन नल ए के लिए। कि आपने ये लिया, फिर आप यहाँ पहुंचे, फिर आप यहाँ पहुंचे, फिर आप यहाँ पहुंचे, ये हम लिख चुके हैं। ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। लेकिन जो नोट करने की बात है वो भी बता दिया। ये नोट यही है ना, ये सिंपल। डायमेंशन ऑफ कॉल है किसके बराबर है? नंबर ऑफ पिवट कॉलम्स ऑफ है। और डायमेंशन नल है क्या है? नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स ऑफ है। लेकिन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ, क्या लिखूं आगे? नॉन पिवट कॉलम्स ऑफ है। नॉन पिवट कॉलम्स, नॉन पिवट कॉलम्स ऑफ है। ठीक है, नॉन पिवट कॉलम्स ऑफ। सही है, ओके। आगे बढ़ाते हैं कहानी को। आप देखें इसके बाद इसमें कोई और पेज भी है? ये 4.5 आखिरी है मेरा ख्याल, आखिरी है। ओके, ये हम कौन सा 4.5 था ना ये? अब कहाँ जाएंगे? 4.6 पे ना? 4.5 था। ओके, 4.6 पे जाना है तो क्या करना होगा? दोबारा शेयर करना होगा। चलो दोबारा कर लेते हैं भाई। ओके, लेट्स गो 4.6। ओके जी। अच्छा जनाब। अच्छा, रैंक आपको पहले भी पढ़ाया गया है, तो यू नो व्हाट इज ए रैंक? रैंक जो है मैट्रिक्स के बारे में होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? रैंक नहीं पढ़ा? आया, चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, पहले जरा एक नई कहानी आ गई यहाँ पे। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो हमारी मैट्रिक्स ए है ना,
ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है, राइट। जिसमें बहुत सारे ऑपरेशन जो है ना मैथमेटिशियन करते आए हैं। अभी तक हम कितने ऑपरेशन कर चुके हैं? मेरे ख्याल है 6-7 तो कर चुके हैं। इसकी मदद से आपने सिस्टम बना के सॉल्व कर लिया था, आपने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लिया था अगर स्क्वायर हो, फिर आगे जाके आपने नल की बात कर दी, फिर आपने जाके किसकी बात कर दी, कॉल की। दरमियान में एक और कहानी शुरू कर दी थी कि रिप्रेजेंट से ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये बड़ा वर्सटाइल चीज है। अभी एक और कसर बाकी रह गई है, वो ये है रो स्पेस ऑफ ए। ठीक है, कॉल स्पेस क्या है कि जो कॉलम्स है ना उसके ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है। और नल क्या थी कि वो जो ax इजिकल टू 0 है उसके ऑल सॉल्यूशंस थे। रो ए सबसे ज्यादा आसान है लेकिन सबसे आखिर में बताई गई है। रो ए क्या है? वही इज ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज, ठीक है। सो द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रो वेक्टर्स of A is called row space of A and denoted by ROWA row, ठीक है। ऑलराइट, मिसाल ले लेते हैं। ये आपके पास एक एग्जांपल है ए, इसमें कितनी रोज हैं भाई? 3 रोज हैं। तो इन तीनों का जो स्पैन होगा वो कहलाएगा रो ए। और ये यकीनन आप समझ गए होंगे कि ये एक सब स्पेस होगी R4 की, सही है, R4 की, इसलिए कि हर रो में कितने एलिमेंट्स हैं? 4। अच्छा, इसी का अगर कॉल ए होती तो वो किसका सब स्पेस होती? कॉल ए, जल्दी बताओ, कॉल ए किसका सब स्पेस होती? सब स्पेस किसका होती? ओ भाईजान, R3 का होती, इसलिए कि हर कॉलम में 3 एंट्रीज हैं, रो में 4 हैं। तो आपने देखा कि जो रो स्पेस है वो आर एन का जो होती है ना, एन और एम में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ए को हम आमतौर पे क्या लिखते हैं? एम बाई एन लिखते हैं, ठीक है, एम बाई एन। अच्छा, एक और चीज भी होती है नल स्पेस, वो किसका होती है? वो किसका सब स्पेस होती है नल स्पेस? R4 का ही होगी। यानी दूसरे लफ्जों में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता चल गई कि रो ए और नल ए जो हैं वो दोनों सेम पेरेंट रखते हैं अपने, हर केस में सेम होगा। उसकी वजह है ना, देखिए जब ये आपके पास 4 एलिमेंट्स है ना तो यही तो R4 है। लेकिन जब आप नल निकालोगे तो इसको किस वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे? 3 कोऑर्डिनेट वाले वेक्टर से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, वो मल्टीप्लाई करने वाले वेक्टर में भी 4 कंपोनेंट्स होंगे। तो हमेशा याद रखें कि नल का जो डायमेंशन है, वो देखिए मैं डायमेंशन की बात नहीं कर रहा, खुदा के लिए मत लीजिएगा, डायमेंशन हो सकता है आगे पीछे हो जाए, ठीक है। लेकिन बात क्या हो रही है कि इन दोनों का पेरेंट सेम होगा, ठीक है, ओके। मेरे सोचने दें, इनका जो है ना डायमेंशन भी सेम होगा, लेकिन वो नहीं होगी, इनकी बेसिस डिफरेंट होगी, ठीक है। ओके, बहरहाल चलें। अच्छा, अब एक थोड़ा सा वो मसला आ गया। मैथमेटिशियन जो है ना, दे आर हमेशा जो है ना वो हमेशा जोर देते हैं कि वेक्टर्स को कॉलम की फॉर्म में लिखना चाहिए, सही है ना। यहाँ पे जो वेक्टर्स हैं वो तो रो की फॉर्म में लिखे गए, ठीक है। तो वही जो ना यहाँ लिख दिया, while it is natural to express row vectors horizontally, तो फिर इसका मतलब है कि आप इसको, अगर आपको ये अनकंफर्टेबल है ना तो आप ए ट्रांसपोज लेकर काम करें। ए ट्रांसपोज में क्या होगा? -1 2 3 6, ये क्या बन जाएंगे? कॉलम्स बन जाएंगे ना। तो अब आप रो स्पेस ऑफ ए को पता कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। अगर आपको हॉरिजेंटल वेक्टर्स लिखने में कोई परेशानी हो रही है, हालांकि कोई परेशानी नहीं है, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं यार कि मैं हमेशा वर्टिकल लिखता हूं, तो फिर आप रो ए को कैसे डिफाइन करेंगे? कॉल ऑफ एटी, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, कॉल ऑफ एटी इज इक्वल टू रो ए कैन आल्सो बी रिटेन एज ए कॉलम वेक्टर इफ इट इज मोर कन्वीनियंट, ठीक है, राइट, ओके। अच्छा जनाब, अब जरा एक और बात करते हैं। अभी तक कहानी चल रही थी नल, कॉल एंड रो, यही चल रही थी ना।
मैं इस कहानी को जरा दोबारा यहाँ लिख देता हूँ। पुरानी कहानी ये थी कि नल चल रहा था, कॉल चल रहा था, अब एक और कहानी आ गई, रो चल रहा है। इसमें कोई चीज कॉमन थी नल में और कॉल ए में? कॉमन चीज थी ना? क्या कॉमन चीज थी? आपको असल में जब बेसिस निकालनी होती है ना, तो आप क्या करते हो? कॉल ए के लिए भी वही काम करते हो जो नल ए के लिए करते हो। कॉल ए को कहाँ ले जाते हो? इकोलोन फॉर्म में ले जाते हो, और इकोलोन से एक दो स्टेप के बाद रिड्यूस इकोलोन आ जाती है। लेकिन राइट साइड पे एक जीरो वेक्टर होता है, तो वो तो आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। किसी भी स्टेज पे जाके आप उसको क्या कर सकते हो? डिस्कवर कर सकते हो। अच्छा, मजे की बात है कि यही ऑपरेशन आपको रो ए की बेसिस भी बताएंगे। वो मैं बताता हूँ उसकी वजन क्या, वजह क्या है। कभी एक जमाने में पढ़ा था ना कि अगर आपके पास दो पिविट कॉलम्स हैं तो पिविट रोज भी दो ही होंगी। ये हो नहीं सकता कि पिविट रोज ज्यादा हो और पिविट कॉलम्स कम हो। तो वो जो पिविट रोज होंगी ना, उस ऑपरेशन के एंड पे जो कि आपको इकोलोन फॉर्म में ले जाता है, वही दो रोज जो हैं रो ए की बेसिस होंगी। उसकी वजह है ना कि रो ए का मतलब क्या है? ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रोज। लेकिन जब आप ऑपरेशन करते हैं तो वो जो डिपेंडेंसी होती है वो जीरो में कन्वर्ट हो जाती है, तो जो बच जाता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन वो इंडिपेंडेंट भी वही जनरेट करेंगे ना जो ओरिजिनल सेट जनरेट कर रहा है। आप इसकी तरह समझे ना, भूल जाए रो ए कॉल ए नल ए को। आप इस तरह समझें कि एक स्पेस 4 वेक्टरों से जनरेट की गई है, वो तो स्पैनिंग सेट हो गया ना। लेकिन फिर क्या कहा था, उनसे बेसिस कैसे निकलती है? आप देखते हैं कोई डिपेंड कर रहा है किसी पे, उसको फेंक देते हैं बाहर, एक काम हो गया। फिर देखते हैं कोई डिपेंड कर रहा है, तो अल्टीमेटली आप कहाँ पहुंच जाते हैं? इंडिपेंडेंट पे। तो यहाँ पर भी वही हाल है कि रो ए को कौन जनरेट कर रहा है? ए की सारी रोज, ठीक है। लेकिन उन सारी रोज में कुछ डिपेंडेंस होगी, कुछ इंडिपेंडेंट होगी। ऑपरेशन के बाद डिपेंडेंट रो किस में कन्वर्ट हो जाती है? जीरो रोज में। वो हम निकाल देंगे, ठीक है। तो ये जुमला समझ गए ना, ये वाला। When we use row operation to reduce matrix to matrix B, we are taking linear combinations of the rows of A to come up with B. ठीक है? We could reverse this process and use row operation on B to get back to A. Because of this, the row space of A equals the row space of B. ठीक है? ऑपरेशन 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 B आ गया। तो जो इसकी रो स्पेस होगी वही इसकी रो स्पेस होगी, और नीचे वाली की जो रो स्पेस बेसिस होगी ना, मतलब नीचे वाली, सॉरी मेरे को ये कहना चाहिए कि जो ए की रोज स्पैन करेंगी ना, वही बी की रोज स्पैन करेंगी। जो ए की रो स्पैन करेंगी वो रो ए होगा, जो बी की रो स्पैन करेंगी वो रो बी होगा। लेकिन ये दोनों बराबर इसलिए हैं कि ए से बी में पहुंच सकते हैं तो आप बी से ए में भी पहुंच सकते हैं। लेकिन फायदा क्या होगा कि बी के अंदर जो स्पैनिंग सेट होगा ना, वो बेसिस भी होगा, इसलिए हम वो जीरो वाले वेक्टर्स क्या है निकाल देंगे। तो वही बेसिस किसकी हो जाएगी? रो एक की हो जाएगी। और जहां तक ऑपरेशन का ताल्लुक है, आपने जरा नोट नहीं किया, ऑपरेशन अब ए पर ही चलेंगे, मगर ये तीनों जो है ना, आपको तीनों के लिए बार बार ऑपरेशन नहीं करने पड़ेंगे आपको, एक ही ऑपरेशन से तीनों का आंसर आ जाएगा ना। वो जो पहले कहते थे ना, एक टिकट में दो मजे, अब एक टिकट में तीन मजे हैं, राइट? ठीक है। सो यू गेट 3 डिफरेंट थिंग्स इन वन टिकट। ओके, चलिए आप देखते हैं। यही ऑब्जर्वेशन जो है ना, इसको थ्योरम बना के पेश कर दिया है। क्या बना के पेश कर दिया है कि अगर टू मैट्रिसेस जो हैं वो रो इक्विवेलेंट हैं, तो रो स्पेसेस क्या होंगी? उनकी सेम होंगी। अच्छा, अगर बी इकोलोन फॉर्म में है तो फिर नॉन जीरो रोज बेसिस फॉर्म करेंगी, नॉन जीरो रोज ऑफ बी फॉर्म में बेसिस, ठीक है, एज वेल एज ए बी। देखें यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। फर्क पता है क्या है? मैंने अभी ये तो कह दिया ना कि आप ए पर ऑपरेशन करके नीचे आएंगे तो तीनों का आंसर आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि एग्जैक्ट आंसर आएगा, मेरा मतलब कहने का ये था कि आपको दोबारा से एलिमेंट्री रो ऑपरेशन नहीं करने।
एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं करने, लेकिन जो लॉजिक होगा ना फ्रॉम बेसिस ऑफ नल, बेसिस ऑफ कॉल, बेसिस ऑफ, वो थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कॉल बताता हूँ। कॉल में क्या होता था, आप बी पर जाते थे, बी के देखते थे कौन से इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, लेकिन वो कॉल ए का बेसिस नहीं बनाते थे। कौन बनाता था कॉल ए का बेसिस? आप इन्हीं बे की जो लोकेशन है ना उसको याद रखते थे कि भाई नंबर 2 नंबर 4 क्या इंडिपेंडेंट है, तो ए से जाकर वही वेक्टर उठाते थे। यहाँ पे फर्क है, यहाँ पे बड़े मजे की बात है कि जो बी के जो होंगे ना नॉन जीरो रोज, वही ए का बेसिस फॉर्म करेंगे रो ए का। ए के अंदर जाके नहीं उठाने आपने रोज, बल्कि इसमें तो मिस्टेक हो जाएगी। अगर आप ए में जाके रोज उठाएंगे ना बी से आइडिया लेके, तो वो रॉन्ग होगा, मतलब हमेशा 100% नहीं होगा। समझ गए क्या वजह क्या उसकी? मैं आपको बताऊंगा जब एग्जांपल्स करूंगा, राइट? ओके, चलिए अब प्रैक्टिकल काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ओके, ओके जी, ऑलराइट। ये हमारे पास एक ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ठीक है? इस पे हमने तीनों काम करने हैं, लेकिन चूंकि ताजा ताजा जो हमने पढ़ा है वो रो पढ़ा है ना, तो पहले रो ए जो है ना उसकी बेसिस निकाल रहे हैं। यहां से यहां तक कैसे आओगे भाई, पता ही आपको कैसे आना है। हम ये कोई दावा नहीं कर रहे कि जो नई चीज आई है ये रिड्यूस इकोलोन फॉर्म है, नहीं, क्या है ये? इकोलोन फॉर्म है। लेकिन जहां तक कॉल ए की बेसिस है और कॉल बी की बेसिस है, उसके लिए इकोलोन फॉर्म इज एज गुड एज रिड्यूस इकोलोन फॉर्म, राइट? चलिए, अब आप मुझे ये बताइए कि ये दो रोज क्या हैं? इंडिपेंडेंट है ना एक दूसरे के, इसलिए कि ये पिवट रोज हैं। पिवट रोज हमेशा क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती हैं। तो अब आपके पास जो बेसिस फॉर रो ए होगी ना, वो ये होगी, ये वाले वेक्टर्स होंगे, -1 2 3 6 0 -1 0 0, ये होंगे जनाब, ये नहीं होगी बेसिस, ठीक है? अच्छा, एक बात बड़ी मजे की बताऊं, इस केस में तो ये भी बेसिस है जो मैंने बोला है कि मत लो, लेकिन हमेशा गारंटी नहीं होती। आप जरा सोच के बताएंगे क्यों गारंटी नहीं होती? उसकी एक वजह है ना यार। देखें, जब हम कॉल ए की बात कर रहे थे ना, तो मैंने आपको अच्छी तरह समझाया था कि बी में जो पैटर्न होगा, पैटर्न अलग चीज होती है, एग्जैक्ट वेक्टर अलग चीज होते हैं। पैटर्न का मतलब वही है, डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी। तो जो रिलेशन बी में होगा ना अमंग द कॉलम्स, वही रिलेशन ए में होगा। लेकिन ये कहना कि बी में फर्स्ट एंड सेकंड रोज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है और इससे आप डिड्यूस करें कि ए में भी होगी इंडिपेंडेंसी, वो रॉन्ग है। वो क्या है? रॉन्ग है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, मेरा जुमला यही था कि अगर रो इंटरचेंज नहीं हो रही, देखिए ऑपरेशन तो तीन किस्म के होते हैं ना, अगर रो इंटरचेंज नहीं हो रही फिर तो वो सेम कॉपी हो जाएगा, लेकिन अगर रो इंटरचेंज होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन हमें जरूरत क्या है ए पे जाने की यार? देखिए, कॉल ए में तुम्हारी मजबूरी थी, बी के वेक्टर्स नहीं फॉर्म कर सकते थे बेसिस कॉल, इसमें तो कोई मजबूरी ही नहीं है, राइट? बी के ही रोज क्या करेंगे, ए की रो को, रो ए को जनरेट करेंगे। तो वाई गोइंग एंड सोचेंगे भाई कौन सी जगह इंटरचेंज हुआ, वाई डिगिंग? तो ये मेरा कहने का मतलब है। लेकिन इसी में अगर आप गौर कर लें, अगर ये दो रोज ओरिजिनली जो है ना आपस में इंटरचेंज होती, तो ये सेकंड रो जो है थर्ड बन जाती है और थर्ड वन। उस केस में जो है ना वो क्या होता है, एक इंटरचेंज ऑपरेशन है। तो उस केस में फिर मैं बात कर रहा हूँ इस वाली मैट्रिक्स, मेरे ख्याल में लिख दूं तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं इस मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, -1 2 3 6 1। ये इतने नहीं, ये मैं इसी को कर देता हूँ, उल्टा करके लिख देता हूँ, 2 -5 -6 -12। इसको जब आप करेंगे ना ऑपरेशन, तो ये भी यहीं जाएगा। लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि ये दो रोज जो है वो इंडिपेंडेंट है। आपको नजर आ रही है एक दूसरे का मल्टीपल है। समझ गए ना बात? क्यों हुआ? इसलिए कि इस केस में एक ऑपरेशन हो गया। कौन सा ऑपरेशन हो गया? इंटरचेंज का।
तो इसलिए हमें जरूरत भी नहीं है, मैं बार बार जोर दे रहा हूं, जरूरत नहीं है आपको ये सोचने की कि साहब ए की कौन सी रोज बेसिस फॉर्म करेंगी। नहीं भाई, ए की बेसिस आप बी से निकालो। क्या चीज? अच्छा एक मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, गौर से सुनना क्या कह रहा हूं। ये मेरा ए है, इसको जब मैं इकोलोन फॉर्म में ले जाऊंगा क्या करूंगा मैं? ये आ गया ना? यहां से क्या आपको नजर आ रहा है? ये इंडिपेंडेंट है ना? लेकिन क्या ये इंडिपेंडेंट है? इसका जवाब दो। कहां है इंडिपेंडेंट भाई? देखो तो सही गौर से। यार तू बात नहीं समझ रहे। मेरा ख्याल है मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ, दोबारा से लिखता हूँ। हम अपनी कहानी यहां से शुरू कर रहे हैं। -1 2 3 6 1 -3 माइनस, नहीं एक मिनट यार, ये हो क्या रहा है? मेरा ख्याल है आपका पॉइंट सही था, मेरे ध्यान में कुछ और चीज थी। एक मिनट एक मिनट। नहीं, मेरे ख्याल है मुझे एक दूसरी एग्जांपल लेनी चाहिए। ये सही एग्जांपल नहीं है। आपने सही पकड़ा था लेकिन आप मेरे प्रेशर में आ गए। मैं सही एग्जांपल लेकर आता हूँ। वो सही एग्जांपल लेकर आता हूँ। फर्ज कर लें, छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, क्या लंबा चौड़ा काम करना, ठीक है। 1 2 3 और -2 -4 -6 1 3 4, ठीक है जी। ये हमारा ए है, ठीक है। हम क्या चाह रहे हैं? इसका बेसिस रो ए की बेसिस चाह रहे हैं, ठीक है। आप इस पे ऑपरेशन फरमाइए जनाब। क्या करोगे? 1 2 3 को एज इट इज रखोगे, इसका -2 ऐड करोगे, क्या आएगा? नहीं नहीं, पूरी तरह बताओ। -1 -2 0 0 0, ठीक है। अच्छा, अब यहां से क्या नतीजा निकला? बात खत्म होगी ना? ये बी आ गया ना, ठीक है। क्या चीज? हाँ ना, सेकंड। नहीं, फर्स्ट रो को सेकंड में से माइनस किया ना हमने। भाई ये 2 0 प्रोड्यूस करने होते हैं ना। रो ऑपरेशन भूल गए? क्या चीज? इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? पहली रो को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना। अच्छा ठीक है, आप बात सही कह रहे हो। माइनस ये मैंने मिस्टेक की। अब सही हो गया या अभी भी सही नहीं है? बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 रोज जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है ना? इसमें कोई रो ऑपरेशन नहीं हुआ ना, तो ये भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो वो चीज अभी भी एड्रेस नहीं हुई जो मैं एड्रेस करना चाह रहा था। अब आप ही बताओ यार, ऐसी एग्जांपल जो मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ, आप ज्यादा बेहतर बताओ। फिर कोशिश करते हैं। 1 2 3 -2 -4 -6 1 3 4। इसमें जब ऑपरेशन करोगे तो क्या आएगा? नहीं, ये ऐसी रहेगी ना 1 2 3, ये 0 हो जाएगा ना अब, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? लॉजिक के हिसाब से क्या करते हैं? ये इकोलोन फॉर्म तो नहीं है ना? इकोलोन फॉर्म है तो 0 0 नीचे होने चाहिए। 1 2 3 0 1 1 0 0, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी रो निकालनी है तो वो इन दो का लीनियर कॉम्बिनेशन है, यानी ये बेसिस है, मगर ये बेसिस नहीं है। अब समझ आ गया ना? इसलिए बेसिस नहीं है कि वो सेकंड तो फर्स्ट का क्या है? मल्टीपल है ना। तो ये असल में हुआ क्या है, इसलिए कि यहां तक पहुंचते पहुंचते एक रो ऑपरेशन इंटरचेंज का भी हो, जो आपने बहुत पहले कहा था। तो अगर तो रो ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई इंटरचेंज नहीं कर रहे, तो जो डी की रोज हैं वही
मतलब है एक ही रोज भी वही फुलफिल करेंगी, लेकिन अगर ये इंटरचेंज हो गया तो फिर एक ही नहीं करेंगी। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि भाई आप ए में जाने की बॉदरेशन क्यों कर रहे हैं? यही दो इतने सिंपल हैं। बी के हैं तो क्या हुआ, लेकिन यही रो ए को क्या करेंगे? जनरेट करेंगे, ये कहना चाह रहा हूं मैं। लेकिन अगर कॉल ए की बात होती, कॉल ए की अगर बात होती तो यहां से कौन से कॉलम आपको पता चल रहे हैं इंडिपेंडेंट? फर्स्ट एंड सेकंड ना। लेकिन ये कॉलम जो है वो कॉल ए को नहीं जनरेट करेंगे, कॉल ए को यही जनरेट करेंगे, समझ गए ना? इसलिए कि अगर कॉल ओ को ये जनरेट कर रहे हैं तो फिर तो इसमें दो जीरो है ना, तो उसमें तो कोई ऐसा वेक्टर आएगा ही नहीं जिसका थर्ड कंपोनेंट नॉन जीरो। नहीं नहीं, देखें फिर आप कंफ्यूज ना करें। देखें मेरी बात सुने गौर से, ये जो इंटरचेंज का ऑपरेशन है ना, कॉल ए पे इसका कोई असर नहीं होता। कॉलम चेंज, हाँ हाँ, लेकिन नहीं, देखिए बात आप समझने की कोशिश करें, मैं बात कर रहा हूँ डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी की। अगर आप ए से बी में जाते हैं ना, तो जो रोज की डिपेंडेंसी है ना बी की, वो जरूरी नहीं है कि कॉलम में भी वही डिपेंडेंसी हो, सॉरी ए की रोज में भी वही हो, लेकिन कॉलम में जो डिपेंडेंसी बी में है या इंडिपेंडेंसी वही ए में है, इसीलिए आप ए के पिक करते हैं और वहां आप बी के पिक भी नहीं कर सकते, इसलिए कि दे विल नॉट जनरेट कॉल ए। लेकिन यहां पर आप क्या करते हैं, रो में आप बी से आइडिया लेते हैं, बल्कि बी से आइडिया नहीं लेते, सारी चीजें बी से ही लेते हैं। बी से ही पता चल जाता है कि कौन सी इंडिपेंडेंट रोज है, और बी ही के नॉन जीरो रोज क्या करती हैं, बी का रो भी देती हैं और ए का रो भी देती हैं। ठीक है, तो ये असल में कहना चाह रहे हैं। ओके, अच्छा अब हमने क्या करना है? हाँ नहीं, अब असल में हमने वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने सारा काम तो कर लिया था। सारे से मुराद ये है कि डायमेंशन भी पता चल गई थी, किसकी पता चल गई थी, नल की और कॉल की, और बेसिस भी पता चल गई थी। आज की तारीख में क्या करना है, जो नया चीज आई है ना रो, उसका डायमेंशन और उसका बेसिस निकालनी है। ठीक है, तो वो कर तो लिया है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मल कर लेते हैं। फाइंड ए बेसिस रो कॉल इस पे नल इस पे आल्सो स्टेट द डायमेंशन। तो जनाब यही मैट्रिक्स थी ना हमारे पास, ये वाली थी ना, इस पर हमने ऑपरेशन करके यहां पहुंचाया था, फिर हमने यहां पहुंचा दिया था। अच्छा, ये जो आखिरी कॉलम है ना, इसको जरा आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। ये आखिरी कॉलम किसके लिए लिखा गया है? नल के लिए लिखा गया है, लेकिन बाकी दो जो है उसके लिए इसको इग्नोर कर दें। तो बेसिस फॉर रो ए मैंने यहाँ पे लिखी थी ना, दोबारा से बता दें क्या होगी बेसिस ऑफ रो है? नहीं, आप मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या लिखूं? मैंने लिखा था, मैं दोबारा सुनना चाह रहा हूँ। है क्या लिखूं? दोबारा बोलो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो बल्कि ये वाला ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, समझ गए ना? इसलिए कि रो से लिखो या रिड्यूस से कॉलम से लिखो, दोनों जगह से सेम आएगा। अच्छा जनाब, तो इसकी डायमेंशन की जो है ना 2 हो गई थी। अच्छा, कॉल ए भी 2 हो गया था। अच्छा, एक बात मैंने और नोट की कि रो और कॉल की डायमेंशन सेम होगी। वजह बताओ क्या है, रो एंड कॉल की डायमेंशन सेम क्यों होगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में जो है ना, नंबर ऑफ पिविट एलिमेंट्स होते हैं। अगर 2 पिविट एलिमेंट्स हैं तो 2 ही पिविट रोज होंगी और 2 ही पिविट कॉलम्स होंगे। एक मिनट, नॉन पिवट पे सिर्फ नल डिपेंड करती है, बाकी कोई डिपेंड नहीं करता, ये पहले अपने जहन में क्लियर कर लें अच्छा जनाब, तो आपने रो ए की बेसिस बता दी थी ना मुझे, अब जरा कॉल ए की बता दें जरा जल्दी से, ताकि ये भी क्लियर हो जाए बेसिस फॉर कॉल ए क्या होगी। हम्म, एक मिनट, कॉल ए की बेसिस बतानी है, पहला वेक्टर बताओ। यही तो कह रहा हूं
देखें आइडिया यहां से लेना है, ये पहला और दूसरा इंडिपेंडेंट हो गए ना कॉलम, तो यहां से लेना है आपने -1 2, फिर 0 0 पे जा रहे हो -2 2 दोबारा से जब आप रो की बात करते हो ना, तो ये बी वाली रोज यहां लिखते हो। इधर देखो जो मैंने नया पिक्चर बनाई है, बी वाली रोज लिखते हो, चाहे आप रिड्यूस इकोलोन से लो या इकोलोन से लो। लेकिन जब आप कॉल की बात करते हो तो आप आइडिया बी से लेते हो, लेकिन जाते कहां पर हो, ए पर। तो ये और ये ओके। फाइनल चीज, सब कुछ कर लिया, तो जरा नल ए को भी थोड़ी सी लिफ्ट करा दें। राइट, नल ए का भी सारा काम कर लिया हमने, नल ए का भी सारा काम कर लिया, सिर्फ लिखना है। ठीक है, क्या है, सिर्फ लिखना है नल ए को। हाँ, तो जरा देखते हैं नल ए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। ओके जी, तो नल ए के लिए भी आप कहां जाओगे, आप यहीं जाओगे ना, इस स्ट्रक्चर में जाओगे। यहां से क्या होगा, पहली रो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, x1 इज इक्वल टू 3x3 प्लस 6x4, और x2 क्या है, 0 है, और x3 और x6 क्या है, x4 क्या है, फ्री वेरिएबल्स। ठीक है, आर फ्री वेरिएबल्स, सही है, आर फ्री वेरिएबल्स। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने लिखा वेक्टर एक्स जो कि नल है, बराबर इसके हो गया। अब आपने एक्स जो फ्री वेरिएबल्स है ना, मैंने आपको बताया था ना, फ्री वेरिएबल्स को तो एज इट इज कॉपी कर देते हैं, और x2 0 लिख दिया, और x1 को लिख दिया इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल्स। इसके बाद ये ले लिया, तो देखें ये वेक्टर्स क्या आ गए, ये बेसिस फॉर्म कर रहे हैं नल ए की, और डायमेंशन क्या है इसका, 2। लेकिन ये वो 2 कौन सा वाला है, ये नॉन पिवट कॉलम्स है या फ्री वेरिएबल्स, बात एक ही है। ठीक है, अच्छा अब एक मैं जरा थोड़ी सी इसकी समरी आपको पेश करूं। समरी के लिए ये होगा कि आप मुझे ये वेक्टर जरा याद रखिएगा, ये लिख लिया आपने 3 0 1 एंड 6 0 0 1। हो सकता है मुझे आगे पीछे इसकी जरूरत पेश है। ये चलें, अभी थोड़ा पीछे चलते हैं। ओके जनाब, चलें इस तरह से देखते हैं। ये जो मैंने 4 वेक्टरों को किया है ना, मतलब सर्किल, अब ये राइट के 2 ले लें या मिडल के 2 ले लें जो सर्किल की हैं, यही तो फॉर्म करेंगे किसकी बेसिस, रो ए की। अच्छा, अब जरा मुझे बताओ, अभी नल ए की आपने बेसिस क्या बनाई थी, नल ए, ये इसलिए मैंने कहा था ना आप याद, अच्छा लिखी हुई है, यहीं पे लिखी हुई है, चलें वेरी गुड। अब आप एक काम करो यार, ये वाला जो वेक्टर है ना 3 0 1, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट बताओ क्या आएगा। नहीं नहीं, जो लिख दिया है, मतलब पहली रो, या ये कह लो पहला बेसिक वेक्टर किसका, रो का, और इसका पहला बेसिक वेक्टर क्या आ रहा है, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है। मेरे ख्याल में थोड़ी इसकी साइज जरा बड़ा कर लूं, शायद वो, 1 मिनट, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आप जरा क्लियर हो जाएगा क्या कहना चाह रहा हूं। देखें ये जो है ना, ये बेसिस है, बेसिस का पार्ट है किसका, रो का, ये बेसिस का पार्ट है नल ए का। अब जरा इन दोनों का आप डॉट डॉट प्रोडक्ट लो ना, क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट लो ना, इन दोनों का 0 आएगा। इसका इसके साथ लो, वो भी 0 आएगा। इसके साथ लो तो भी 0 आएगा, इसके साथ लो तो भी 0 आएगा। अब ये वाला उठा लो, इसके साथ लो तो भी 0 आएगा, इसके साथ लो तो भी 0 आएगा, इसके साथ आएगा। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि नल ए जो है वो हमेशा रो ए पर
परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब है कि जो नल ए का जो कलेक्शन होगा ना और रो ए का जो कलेक्शन होगा, यहां से कुछ भी उठा लें आप, वहां से कुछ उठा लें, दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री होंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है नल ए और रो ए में। ओके, अब जरा इन सबको समराइज करते हैं। ये बहुत सिंपल है, आप समझ चुके हैं। देखें कॉल ए क्या है, नंबर ऑफ पिवट्स ऑफ ए, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, नॉन जीरो रोज इन बी, इसको आप ये भी कह सकते हैं, डायमेंशन ऑफ रो ए। तो आपने देखा जो मैंने पहले ही बता दिया था कि कॉल ए और रो ए का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है, राइट? ठीक है। अच्छा, नल ए जरा डिफरेंट होता है। नल ए क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ नॉन पिवट कॉलम्स ऑफ ए। अब आप गौर करें कि ये वाली चीज और ये वाली चीज हमेशा सेम होगी। इसका मतलब पता क्या है, अगर आप सोचें, अगर कॉल ए का डायमेंशन 3 है तो इसका मतलब उसमें सिर्फ 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे, और अगर उसमें 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं तो रोज भी 3 ही होंगी। इसका मतलब ये जो 3 है ना, ये मैट्रिक्स की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गई। इसी का नाम रखा जाता है रैंक, जो इस आर्टिकल का टॉपिक था। रैंक ऑफ ए क्या है, डायमेंशन ऑफ द कॉलम स्पेस ऑफ ए। लेकिन आप इसको ये भी कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ ए, और इसको आप ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ पिवट कॉलम्स ऑफ ए। यानी रैंक ए जो है ना, बहुत मुख्तलिफ तरीकों से बताया जाता है। कैसे, बाद लोग इसको कहते हैं कि इट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स, वो भी सही है। बाद लोग इसको कहेंगे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज, वो भी सही है। बाद लोग इसको कहेंगे कि इट इज द डायमेंशन ऑफ रो है, वो भी सही है। बाद लोग इसको कहेंगे डायमेंशन ऑफ कॉल है, वो भी सही है। और बाद लोग ये भी कहते हैं कि इट इज द नॉन जीरो डिटर्मिनेंट ऑफ ए सब मैट्रिक्स। क्या मतलब भाई, एक 3x3 है ना मैट्रिक्स, चले 3x3 को भी छोड़ें, 3x4 ले लेते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बनेगी? स्क्वायर मैट्रिक्स यार, मतलब है सब मैट्रिक्स, यानी कुछ कॉलम रोज को छोड़ के 3x3 बनेगी ना। तो अगर, अच्छा कितनी बनेगी 3x3 मुझे बता दो, 1 2 3 4। आप इस तरह सोचे ना, कोई एक कॉलम छोड़ दें, बाकी रह जाएगी 3x3, तो 4 बनेगी ना। तो 4 3x3 बनेगी ना। तो इसका मतलब इसका रैंक जो है वो 3 से ज्यादा नहीं होगा, वो तो मैं पहले से ही पता है। 3 रोज है ना, तो 4 इंडिपेंडेंट रोज कहां से आ जाएंगी, राइट? लेकिन हो सकता है कि कोई सी रो डिपेंड कर जाए। तो अगर वो जो 4 मैप ने सब मैट्रिसेस बनाई नहीं है ना, अगर चारों में से किसी एक का भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो गया, तो बस फिर ये रैंक 3 है। ये मेरे ख्याल बाद में पढ़ लेंगे, अभी फिलहाल डिटर्मिनेंट में ना जाइए, कहाँ रहे यहीं पे रहे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई ना। ये इसका मतलब क्या हुआ कि रैंक ए और नल ए में भी एक रिलेशन है, बड़ी मजे की बात है। देखिए रैंक ए क्या है, पिवट कॉलम्स, ये है ना। नल ए क्या है, नॉन पिवट कॉलम। तो जब दोनों मिलकर ऐड होंगे तो ओरिजिनल नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएंगे। तो ये रिलेशन जो है ना, इसी को रैंक थ्योरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है रैंक थ्योरम? द डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस एंड द रो स्पेस आर इक्वल। This common dimension rank A also equals the number of pivot columns and satisfy this equation. ठीक है, डायमेंशन रैंक ए प्लस डायमेंशन नल ए बराबर किसके होगा? हमेशा n के बराबर होगा। अच्छा याद रखिए n है क्या, आप a को इस तरह से लिखते हैं, m टाइम्स n, m रोज एंड n कॉलम्स। ठीक है। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल इसको ये इस तरह से लिखना ज्यादती होगी। देखिए ये मैं लिख तो दिया है, मुझे बताओ ये कंफ्यूजन क्यों पैदा करेगा अगर मैं ए को इस तरह से लिखता हूँ? कंफ्यूजन ये पैदा करेगा कि इसका मतलब ये होगा कि हमेशा जो भी सेकंड इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, तो मेरे ख्याल है मुझे ऐसा नहीं लिखना चाहिए। नहीं नहीं, लिखना ही नहीं चाहिए बस। कोई भी ऑर्डर हो, आपने सिर्फ क्या देखना है, कितने पिवट एलिमेंट्स हैं उसमें, बस।
ठीक है, तो जो पिवट एलिमेंट्स होगा वही क्या हो जाएगा आपके पास, रैंक हो जाएगा। और रैंक के अंदर अगर आप नॉन पिवट एलिमेंट्स ऐड कर दें जो कि नल ए की डायमेंशन होगी तो क्या बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स बन जाएंगे। ठीक है, ओके जी। लेकिन मेरा ख्याल है सही लिखा था, इसलिए कि वो जो एन था ना वो किसी डायमेंशन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा था, वो एन जो था इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट कर रहा था। सही लिखा था, सॉरी। हाँ, ए एम बाई एन में वो जो एन है ना वो किसी डायमेंशन को नहीं शो कर रहा है, लेकिन डायमेंशन के सम को शो कर रहा है। एक डायमेंशन किसकी है, नहीं नहीं ये सही लिखा हुआ है। कौन सा, हाँ तो सही है ना, एन कॉलम्स है ना, तो उसी में तो कुछ पिविट होंगे कुछ नॉन पिविट होंगे। सही है। ये वाली चीज जो है रैंक के जो है वो क्या होता है, पिविट कॉलम्स होते हैं, और नल ए क्या होता है, नॉन पिविट कॉलम्स होते हैं। है तो कॉलम्स ही, ऐड करोगे तो इक्वल आ जाएगा। ओके जी, अब जरा ये देख लेते हैं। अच्छा, अब ये भी सिंपल है। बाज लोग जो है ना वो इस पे बिलीव ही नहीं करते, किस पे, रो पे। वो कहते हैं कि रो में बस वही खराबी है कि हमें जो है ना अपनी अटेंशन जो है ना कभी हम ऐसे देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल, कभी हम वर्टिकल देख रहे हैं, तो वो रो ए का जिक्र ही नहीं करते। जब भी उनको जरूरत पड़ती है तो वो कहते हैं कॉल 80, क्या कहते हैं, कॉल 80। वो एक ही चीज है, कॉल 80 और रो ए क्या है सेम। इसीलिए ये कहा जाता है कि ए का रैंक और ए ट्रांसपोज का रैंक क्या होगा, सेम होगा, राइट। ठीक है, अच्छा ये छोटी सी एक एग्जांपल ये कर लेते हैं अभी, क्योंकि सब चीज नई नई है। अच्छा ना, देखें ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, राइट। सपोज 5/8 मैट्रिक्स हैज रैंक 5। क्या मतलब, 1 2 3 4 5, 5 रोज हो गई ना, कॉलम्स के इतने हो गए, 1 2 8 हो गए। अब ये कह रहा है कि रैंक 5 है, इसका मतलब ये हो गया कि 5 रोज थी, पांचों ही इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये हो गया ना कि रैंक ए 5 हो गया ना। सिंपल सी बात है, रैंक यही होता है ना, क्या क्या होता है, नंबर ऑफ पिविट एलिमेंट्स, नंबर ऑफ पिविट रोज, नंबर ऑफ पिविट कॉलम, यही रैंक होता है, 5 हो गया। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था रैंक प्लस डायमेंशन नल एन, एन क्या है इसके अंदर 8, तो आप खुद ही बता दो यार डायमेंशन ऑफ नल क्या होगा, 3 होगा ना। और वो वैसे भी ऑब्वियस हो गया ना यार, जब सारी की सारी रोज पिविट रोज हैं, इसका मतलब एक 3 जो है ना कॉलम नॉन पिविट हो जाएंगे, और वही जो है डायमेंशन होती है किसकी, नल की, राइट। सो दिस 3। अच्छा, अब डायमेंशन ऑफ रो क्या हो जाएगा, वो वही रैंक ए के बराबर होगा, वो क्या होगा 5। रैंक 80 इज इक्वल टू रैंक ए, वो भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जरा एक और चीज भी थी, ये वाला जवाब दें, इस कॉल ए इज इक्वल टू R5, वो है इसलिए है कि आपके पास अगर 5 रोज इंडिपेंडेंट हैं तो 5 कॉलम्स भी होंगे, जरूरी नहीं कि पहले 5 हो, कोई से भी 5 होंगे, तो वो 5 कॉलम्स इंडिपेंडेंट है ना, तो 5 कॉलम्स, एवरी कॉलम हैज 5 एंट्रीज, वो R5 को क्या कर देंगे, जनरेट कर देंगे, तो इसका जवाब भी सही आ गया। सो कॉलम्स ऑफ ए स्पैन R5। ठीक है, अच्छा जरा इसको भी लगे हाथों कर लें। अब आपके पास कितनी आ रही है, 9/12, रो 1 एंड रो 9, और कॉलम कितने हैं भाई, C1 से C12। तो ये कह रहा है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ नल ए बताएं, स्मॉलेस्ट। देखिए थ्योरम तो यही है ना, रैंक ए और डायमेंशन नल ए बराबर एन, एन क्या है 12 है, तो डायमेंशन नल ए क्या हो जाएगा 12 माइनस रैंक ए। अच्छा अब ये जो रैंक ए है, इसकी अगर आपको लेना है ना स्मॉलेस्ट, तो इसको आपको लार्जेस्ट लेना पड़ेगा। रैंक ए कितना हो सकता है इसमें, 9 हो सकता है, बिल्कुल, मतलब रैंक ए जो है ना वो 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। हाँ लार्जेस्ट 9 होगा, तो जब लार्जेस्ट करोगे तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो है वो 9 हो जाएगी रैंकिंग की, लेकिन हमें स्मॉलेस्ट निकालनी है, वो 3 हो जाएगी।
नल ए की स्मॉलेस्ट क्या है, 3 है, ठीक है, राइट। सो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू 9 है इसकी, रैंक ए की, लेकिन नल की क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, राइट, स्मॉलेस्ट। ये नीचे लिख देंगे आप यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब मेरे ख्याल अब ये जो है ना, ये अब नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। थैंक यू।